आप सुन रहे हैं हमारा खास पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं नेता श्री सुखदेव यादव जी, जो कि तारापुर विधानसभा क्षेत्र के जन स्वराज पार्टी के भावी प्रत्याशी हैं। सुखदेव यादव जी का राजनीतिक सफर काफी लंबा और संघर्षपूर्ण रहा है। सन 1980 से वो लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। शुरुआती एक दो चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे और लेकिन उसके बाद हर चुनाव में जनता से इतना समर्थन दिया कि लगातार दूसरे स्थान पर मौजूद रहे। सन 2000 में चुनाव में उन्होंने अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारकर उस चुनाव में जनता ने जबरदस्त समर्थन दिया और उनकी पत्नी बेहद कम मतों से हार गई। वो चुनाव पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना था और इसने साबित किया कि जनता का भरोसा उनके परिवार और नेतृत्व दोनों पर है। यानी भले ही जीत की दूरी रह गई हो, लेकिन जनता का प्यार और समर्थन इन हमेशा श्री सुखदेव यादव जी के साथ खड़ा रहा। आज हम इन्हीं विषयों पर विस्तार से बात करेंगे। उनकी राजनीतिक यात्रा, तारापुर विधानसभा की समस्याएं और आने वाले समय की उनकी प्राथमिकताएं क्या होगी। सुखदेव यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले जनता आपसे यही जानना चाहती है कि राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कहां से मिली। धन्यवाद। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मुझे जगदेव पासवान जी से संबंध हुआ। वो उस समय SUCI सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया की राजनीति करते थे। जी वो कहते थे कि MPMLA बदलने से कुछ नहीं होगा जब तक व्यवस्था ना बदला जाए। सही बात है। और यही बात हमको आकर्षित किया उनके साथ जाने के लिए। संजोग ऐसा हुआ कि एक बैठक में हम और जगदीप पासवान जी गए थे। जी। वो जगह था अम्मा बाजार। अच्छा अच्छा। वहां से मीटिंग करके हम दोनों लौट रहे थे। जी जी। हम मुजफ्फरनगर के लिए चले गए यहाँ से, और वो बेचारे शामपुर के लिए जा रहे थे। रास्ता में उनको अपराधियों ने गोली से मार दिया। जी। और उस समय के MPMLA के ही समर्थक थे, क्योंकि जगदेव पासवान का राजनीति सब जगह फल फूल रहा था। वो नहीं चाहते थे कि गरीब कमजोरों का कोई नेता बने खड़गपुर में। और इसके पहले भी टेटियापमर में एक शास्त्री जी नेता पैदा लिए थे बिन जाति में, और उसको भी लोगों ने मरवा दिया था। और जगदेव पासवान की हत्या ये दूसरी घटना थी। अच्छा। जब जगदेव पासवान की हत्या हो गई तो लाल दरवाजा घाट पर 5000 आदमी ने मुझे ये झंडा दिया और हमसे आशा रखा कि पूरे इलाके हम इस काम को आगे बढ़े। और जब से मुझे ये झंडा मिला, तब से मैं रात दिन एक करके 20 गांव का संगठन मुझे मिला था। मैं इसको 20 ब्लॉक में ले गया और व्यवस्था परिवर्तन का ललक वहीं से हमारे पास था। और आजीवन हम चाहते थे कि बिहार एक ऐसा राज्य बने जो समाज परिवर्तन के साथ नौजवान, महिला, बच्चे का उत्थान कर सके। और यही प्रेरणा हमको राजनीति में बराबर साथ रखते रहा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब आपके संघर्ष की बात करते हैं। आपके जीवन का अनुभव थोड़ा और जानना चाहेंगे सुखदेव जी। मुझे बताएंगे आप किन मुद्दों पर जेल गए हुए थे, वो विषय कौन सा था। विषय ऐसा था जी कि उस समय एक पार्टी थी यहाँ CPI बोल करके, जी। और उसका काम था कि लोग के जमीन पर झंडा गाड़ना और जमीन दखल कर लेना। जी जी। और उसके नेता थे रामदेव सिंह यादव, भूपेंद्र कापरी। संजोग से दोनों आदमी मर गए हैं जी। दो में कोई बचे नहीं है। 3 लोग का गिरोह था। उसका काम था किसान के जमीन पर झंडा गाड़ना, फिर बुला के पंचायती करना, उससे हिस्सा लेना और अपना राजनीति चमकाना। और मैंने इसका विरोध किया था। विरोध इसलिए किया था कि हमारे एक पार्टी के सदस्य थे, उसका नाम था उर्मिला देवी, एक जी। फौजी की पत्नी थी। जी जी। और उसके जमीन को बिना बजाय लोग हम्म। हड़पना चाहता था और हम लोगों ने इसका विरोध किया था। और इसी विरोध के क्रम में कोई अपराधी रामदेव सिंह का हत्या कर दिया। जी। और हत्या होने के बाद भूपेंद्र कापरी, जो जयप्रकाश नारायण यादव के रिश्तेदार थे, उनका प्रभाव था और कोर्ट में वो मैंने PP का काम करते थे और जी। उन्होंने ही मेरा नाम उस केस में दर्ज करवाया। जी दर्ज जो केस करवाया उसमें लिखा गया था कि मैं ऑर्डर की बाहर हूँ, मैंने हुक्म दिया और मिला देवी का बेटा राकेश गोली मार दिया।
जबकि ये बिल्कुल झूठ था। हम्म पुलिस के जांच में भी ये झूठ हुआ। और उस समय तत्कालीन एसपी थे डीएन गुप्ता जी, उन्होंने कोर्ट में जाके बयान दिया था कि ये सुखदेव यादव जी को बिना वजह फंसाया ये गया। राजनीति बदले की वजह से फंसाया गया था। हम्म और उसी केस में हमको लगभग 17 साल जेल में रहना पड़ा। जी और जेल का हमारा अनुभव यह है जी कि जब जेल में हमने रहना शुरू किया तो उस समय हमारे साथी जेल मंत्री थे मुसावर भगत, जी जो एसोसिएट पार्टी में थे। हम जनरल सेक्रेटरी थे और सेक्रेटरी था हमारा। और वो दल बदल करके लालू यादव की पार्टी में चला गया था अच्छा। और वहां वो जेल मंत्री बन गए थे। तो उनके समय में ही हमने सरेंडर किया। हम्म और सरेंडर जब किया तो पूरा जेल महकमा जानता था कि बसावन भगत सुखदेव यादव का सेक्रेटरी रहा है, जो इसलिए हमको जेल में मोस्ट वीआईपी बंदी का दर्जा प्राप्त था। और मैंने सोचा कि जेल में रहकर क्या करें, हम्म तो हमने बागवानी स्टार्ट किए जेल में। स्टार्ट किए जेल में जी और निरक्षर को पढ़ाने का काम किए अच्छा। और नशा को जी नशा मुक्ति अभियान चलाए ताकि ये सारी काम वहाँ के बंदी को कुछ राहत दे। हाँ, ऐसा हम सुने थे कि आप वहाँ पर जो भी कैदी बंद है, जो पढ़ाई नहीं किए हुए हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उन लोगों के लिए आप स्कूल और एक मंदिर भी भव्य सा बनाए थे और कुछ ये भी सुनने में आया एक तालाब भी बहुत अच्छा बनाए का निर्माण करवाए थे, तालाब हो, फूल बाग। जी, और यह काम हमने जन सहयोग से किया था। जी, जी, जी। इसमें जेल प्रशासन या सरकार का कोई 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ था। जी, स्कूल भी हम चंदा करके कॉपी किताब मंगाते थे, लोग को पढ़ाते थे। और ये तालाब शिवाला हम जी, इसलिए बनाए थे जी, जी। कि ज्यादातर बंदी को देखते थे पूजा पाठ पर ध्यान देता था। वैसे हम पुजारी नहीं है, जी, हम तो कम्युनिस्ट रहे हैं, लेकिन हमको लगता था कि उन लोग के लिए पूजा का स्थल बने। बने। और हमने जन सहयोग से ही 4-4 मंदिर वहाँ बनाया, हुँ, तालाब बनाया, जिसमें एक बड़ी-बड़ी मछली भी पाले। जी। और हमको लगता है कि मछली भी हम लोग का साथी बन गया था। हुँ, हाँ, खाना जब उसको देते थे, जी, जी। तो बाहर आकर के प्रेम से ओह! खाती खाता थी। था हाँ, और हाँ। उसको भी लगता था कि हम अच्छे माहौल में हाँ, रह हाँ। रहे हैं। वाह! और जेल जीवन में हमने सीखा जी, कि जेल में अपराधी लोग नहीं रहते हैं। हाँ। अपराधी लोग के डर से तो कोई गवाही नहीं देते हैं। और जिसको झगड़े-उगड़े में फँसाया जाता है, जी। उसके खिलाफ गवाही देते हैं और वो जेल में रहते हैं। हमने अनुभव किया हुँ, कि कभी भी पुलिस और कोर्ट और प्रशासन, ये तीनों को देखना चाहिए कि कोई निर्दोष आदमी जेल में सजावार बन के ना काटे। और ऐसा करने से समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता है, इंसानियत खत्म हो जाता है और वहाँ झूठ का राज होता है। रंगबाजी मांगना जेल के अंदर भी चालू रहता है। हुँ। जो नए बंदी जाते हैं क्षमता के मुनातिब, उनसे लोग और रंगबाज वहाँ के बारे में सुने थे एक घटना भी हुई थी अव्यवस्था के कारण जेल के अंदर। ये किसी को साँप काट लिया था ऐसा कुछ सुनने में आया। हाँ, जी। वो श्याम जी थे, जी, जी। श्याम सिंह, उनको सांप काट लिया था जी, और प्रशासनिक लापरवाही की वजह से जी, उनका मौत हो गया, जो दर्दनाक था। हम लोगों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी थी, जी। लेकिन कोई सुनवाई नहीं नहीं हुआ। हुई। जी। अंततः वह केस ऐसा ही डिसमिस हो गया, खत्म हो गया। हुँ। और उस परिवार को भी कोई पैसा कौड़ी नहीं मिला। अनुदान नहीं दिया गया, जी, जिसके चलते उसका घर उजड़ गया। जी। उसको पत्नी और एक बेटी थी, उसको लेकर के पत्नी को भागना पड़ा। हुँ, अंत में वह लड़की दूसरे आदमी से शादी करके इस घर को समाप्त कर दिया। ये हमारे जेल जीवन का सबसे दुखद घटना था। हुँ। माने हमने जो जीवन झेला जेल में, उसमें पहला कोई दुखद घटना था, तो यही घटना था। आपने कभी चर्चा किया था अभी तो मैं याद दिला दिया आपको फिर से। अच्छा, जेल से रिहाई के बाद लोगों का आपके प्रति नज़रिया क्या रहा? बाहर आने के बाद? हमको लगता है कि जेल में भी हमारे प्रति जो लोग का नजरिया था, जी, जी। हमको कोई अपराधी नहीं मानते थे, जी। न प्रशासन मानते थे, न जी। बंदी मानते थे। जी, जी। वो सब लोग यही कहते थे कि इनको हुँ, चुनाव नहीं लड़े, हुँ, इसके लिए जयप्रकाश यादव ने सजा करवा दिया है। हुँ, और आज भी जो नजरिया है, हमको लगता है जेल में रहते हुए नजरिया था। सच बात यह था कि कोई दिन ऐसा नहीं था हुँ। कि हमसे मुलाकात करने 10-20 लोग नहीं जाते थे, और सभी तबका के लोग जाते थे। राजनीति करने वाले जाते थे, पत्रकार जाते थे, कर्मचारी लोग जाते थे, गांव के आम लोग तो जाते ही थे। हुँ, हुँ। माने हमारे जेल में रहने से इस इलाका में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि ये इलाका
उग्रवाद के चपेट में चला गया। हाँ, ये भी सुनने में आया था कि उग्रवाद जब जब से नेताजी जेल गए हुए हैं, तभी से इस क्षेत्र में उग्रवाद का बढ़ावा हुआ है। अब उसका कारण यह है हुँ, कि आम आदमी को जो दिक्कत होता है, प्रशासन उसको न्याय नहीं देता है। हुँ, हुँ। थाना हो, ब्लॉक हो, अस्पताल हो, जी, यहाँ गरीबों को कोई न्याय नहीं मिलता है। हम जब तक रहते थे तो उसके खिलाफ लड़ते थे और सुनते थे। हमारे जेल जाने के बाद हुँ, यह क्रम टूट गया। इसी क्रम में यही घटना उग्रवादी लोग को यहाँ पैर पसारने का मौका दिया, जी, जिसमें खड़गपुर का काफी क्षति हुआ, जी। दर्जनों लोग मारे गए, जी, जी, हजारों बहुत लोग ज़्यादा। केस में फंसे हुँ, हुँ। और वह खड़गपुर तबाह हो गया। जब हम जेल से निकले, फिर उस गांव-गांव को हमने ठीक किया और आज हम दावा के साथ कह सकते हैं कि हमारा खड़गपुर हमारा उसी तरह का है, कोई उग्रवादी नहीं, सक्रिय नहीं है, हुँ। बल्कि सभी लोग मुख्यधारा में लौट आए। जी। परिवार ने आपको इस संघर्ष में किस तरह से साथ दिया? हमारा परिवार, खास करके हमारा जो परिवार है, उसमें हमारी पत्नी है, जी, हमारा एक बेटा है और 4 बेटी है। जी, जी, चारों बेटी शादीशुदा है, अब बेटा का भी हमने शादी कर दिया है। जी, हमारा सभी लोग सहयोग किए, क्योंकि ये लोग जन्मजात समाजवादी थे। जी, बचपन से इन लोगों ने देखा कि जी। हमारे पिता गरीब के लिए लड़ते हैं, इनको मदद करना चाहिए। उन लोगों का सहयोग हमारा रहा, खास के हमारी पत्नी इसके लिए काफ़ी सक्रिय थी और हमारे जेल में रहते हुए वो 95 में एक चुनाव भी लड़ी थी जी। और हमको लगता है उस चुनाव में मात्र एक आध सौ वोट से वो पीछे रही और भी बेईमानी करके जयप्रकाश यादव ने उनको हरा दिया। ओ और, और वो हमारा परिवार हुँ, राजनीतिक रूप से सक्रिय है, आज भी है। 2000 के चुनाव में पूरा ये क्षेत्र चर्चा का विषय बना हुआ था। उस चुनाव में आपकी पत्नी मात्र कुछ वोटों से, जैसे आपने बताया अभी, वो मुझे मालूम हुआ, बहुत कम मतों से वो हारी थी और ज़बरदस्त चुनाव रहा और ये पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय रहा वो चुनाव। जहाँ तक हमारा सवाल है कि जगदेव पासवान के मरने के बाद हम पहला चुनाव 80 में लड़े, जी, 79 में उनकी हत्या हुई, 80 में हम चुनाव लड़े जी, जी, और हमको 10,000 से ज्यादा वोट आया। जी, 80 के बाद हम 90 में चुनाव लड़े, जी, उसमें हम सेकेंड रहे जी, और हम 95 में भी चुनाव लड़े। जी, माने 3 चुनाव हमारा, जो कि हमको लगता है कि जनता के वोट से हम हारे नहीं, हमको बेईमानी करके हराया। इसकी स्वीकृति तब हो गई जब पटना में लालू यादव ने हमको बुलाया जी, और कहा कि तुमको 3 बार जीता हुआ हरा दिया है, हुँ, अब मेरे साथ आ जाओ। तो हुँ, हमको लगा बात यही सही है, हुँ, जनता वोट हमको देता था और ये बक्सा तोड़ के जिताता था जयप्रकाश यादव को। जी, तो हमको लगा कि सही माने में जनता मेरे साथ है हुँ, और जनता के इस विश्वास को हम नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए हम आज भी राजनीति में पूर्ण रूप से सक्रिय हैं और जब तक जीवित रहूंगा हुँ, गरीबों की लड़ाई, अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम जारी रखूंगा। जी। हमारा ये मिशन और ये भी मुझे सुनने में आया है और हम अभी फ़ोटो देखे तो पता चला, है। आपकी ब रैली 5-5 किलोमीटर लंबी चलती थी, इतना जन सैलाब आपके साथ था, फिर कुछ कम मतों से या चुनाव हार जाना, ये कैसे हो जाता था आपके साथ? असल में ऐसी बात है जी, कि हमारा रैली इतना आदमी का होता था जी, कि अगर वही लोग वोट दे दे जी, तो चुनाव जीतने में कोई दिक्कत नहीं है। जी, लेकिन इन लोग का रवैया था जी, कि वोट को ठाप लेना, बक्सा को बदल देना जी, और इसके हम भुक्तभोगी हैं। जी, आज जब हम देखते हैं अखबार में कि वोट चोरी का रैली तेजस्वी गांधी निकाल रहा है, तेजस्वी यादव निकाल रहे हैं, राहुल गांधी निकाल रहे हैं, जी, तो हमको अपने दिन का याद आता है कि हमको तो 4 बार जीता हुआ बक्सा बदल के लालू यादव के लोगों ने हराया है जी, और वो हराए नहीं, सिर्फ हमको पटना में बुला के कहे भी हुँ, कि सुखदेव तुम मेरे साथ आ जाओ, तुमको 3 बार हम जीता हुआ हरा दिए हैं। हुँ, तो हमको लगा कि वोट चोर ये लोग भी हैं। आज इस बात को ये कह रहे हैं, हाँ, हमको लगता है पहले शुरू इन्हीं के बाबूजी ने किया था बिहार में, जीतने वाले को हरा देना और हारने वाले को जीता है। जिता देना। इसके पहले आप चुनाव जितने भी लड़े, निर्दलीय एक तरह से लड़े, इस बार आप किसी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। कौन-सी पार्टी है वो? असल में हम लोग पहले जिस पार्टी से राजनीति शुरू किए जी, वह था सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया, जी, शॉर्ट में उसको एसयूसी कहा जाता है। जी, जी, तो उसने ये भारत में पहले नारा दिया कि व्यवस्था बदलो, जी, ये एमपी एमएलए बनने से काम चलने वाला नहीं नहीं है, है। इससे समाज में सही, बदलाव नहीं होगा। जी, एमपी एमएलए अपना पेट भरेगा जी, और समाज को वहीं छोड़ दे। जी।
जब प्रशांत जी ने इस सवाल को बिहार में खड़ा किया, हम लोग के एक गार्जियन है बसंत चौधरी, पटना हाई कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं, जी जो हमारे संगठन के साथ जुड़े थे जी और हम लोग को केस मुकदमा में भी वो बराबर मदद करते थे, बहादुर आदमी है। तो उन्होंने हमसे एक दिन डिस्कस किया, चर्चा हुई कि सुखदेव बाबू आप लोग तो व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, तो प्रशांत बाबू तो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, इसमें क्यों नहीं हम लोग शामिल हो जाए। तो उनके कहने पर ही हम लोगों ने जन स्वराज पार्टी में इसलिए ज्वाइन किया कि अभी व्यवस्था बदलने की बात करती है, बिहार का बदलाव चाहती है, गरीबों को रोजगार देना चाहती है, इंसाफ देने की बात करती है, इसीलिए हम लोग का झुकाव जन स्वराज की ओर है। जन स्वराज का मैनिफेस्टो में सबसे अहम बिंदु क्या है, ये बता सकते? जन स्वराज के मैनिफेस्टो में सबसे पहला समाज बात है कि हम बिहार को बदलें। आजादी के बाद से बिहार को लूट लिया यहाँ के नामधारी नेता लोग। मैंने जी कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि प्रशांत बाबू कहते हैं कि 1200 परिवार एमपी एमएलए बनता है बिहार में, तो क्या 1200 का ये परिवार है? और सबसे दुखद बात तो ये है कि एक जात का एक नेता है, जैसे अभी देखिएगा चिराग पासवान, जी ये पासवान जाति का नेता है, वो करता क्या है इस पर ध्यान नहीं है, लेकिन एगो मूर्ति खड़ा कर दिया पासवान जाति का कि चिराग पासवान है। जीतन राम मांझी मांझी का नेता है, और जीतता है तो अपना बेटा बहू के लिए करता है। और यही बात लालू यादव के साथ भी लागू होता है। ये लालू यादव आज तक बिहार के लिए हमको नहीं लगता कोई काम किया, अगर कुछ काम किया है तो अपने बेटा को एमएलए बनाने के लिए, बेटी को एमएलसी बनाने के लिए, धन दौलत लूटने के लिए। और यही काम भाजपा भी करती है, भाजपा भी वही काम करती है जो ये लोग करते हैं। तो इस सबके खिलाफ प्रशांत जी ने जो नारा दिया बिहार बदलने का, हमको लगता है वो सटीक है। यही मैनिफेस्टो है, नया बिहार बनाना, गरीबों को हक देना, बेरोजगारों को नौकरी देना और पलायन को रोकना। सबसे ज्यादा हमको आकर्षित किया कि आज जो यहाँ के लोग दिल्ली हरियाणा में कमाते हैं वो कुत्ता की जिंदगी जीते हैं, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन प्रशांत बाबू उस पर अग्रसर हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि चुनाव जीतने के बाद किसी नौजवान को 12,000 रुपया का मजदूरी करने के लिए दिल्ली हरियाणा नहीं जाने देंगे, उसको यहाँ निश्चित रूप से स्टोर करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि रुपया आप कहाँ से लाइएगा, हमको लगता है एक शब्द का उन्होंने ये किया, उसको बोलता है सीडी रेशियो, यानी बैंकिंग का एक नियम है। जी यानी राज्य में जितना रुपया लोग जमा करते हैं उसका 70% रुपया जो वहां के नौजवान को ये देना पड़ता है, कर्ज देना पड़ता है ताकि वो अपना रोजी रोजगार करें। लेकिन बिहार में ज्यादा से ज्यादा 40% ये सीडी रेशियो में रुपया दिया गया और भी बेईमान दलाल को दिया गया। और ये 30% रुपया उठा करके ये गुजरात ले गए और वहां फैक्ट्री खोल रहे हैं और बिहार के मजदूरों को मजदूर बना रहे हैं। इसका विरोध प्रशांत जी ने किया है और हम लोग भी उसका समर्थन करते हैं। ये नई बात है। आज आप देख सकते हैं सहारा इंडिया का सारा रुपया गरीब का लूट लिया गया, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन तमाम बिंदु को प्रशांत किशोर जी उठा रहे हैं, उठाएंगे। और उन्होंने तो ऐलान किया कि चुनाव जीतेंगे, लुटेरा बेईमान ठेकेदार को हमारा कर्ता घेर करके पूछेगा कि हिसाब दो तुमने कितना लूटा है, और बिहार की जनता को उसका ये बताएंगे। तो ये मुख्य रूप से उनका मैनिफेस्टो है बिहार बदलने का, किसानों को हक देने का, निरीक्षर बच्चे को पढ़ाने का, वृद्धा लोग को 2000 पेंशन देने का, अब महिलाओं को रोजी रोजगार के लिए पूंजी देना, ये मूल विषय है। यही बात हम लोग को आकर्षित कर रहा है। तारापुर विधानसभा और जनता की समस्याओं की तरफ, ठीक है, आप इस विषय में बताएंगे, ये स्थानीय विकास के लिए आपकी प्राथमिकताएं क्या है? सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तारापुर विधानसभा में 5 प्रखंड हैं जी, खड़गपुर, तारापुर, जी, टेटिया बम्बा, संग्रामपुर और असरगंज। ये 5 प्रखंड के सभी पंचायत में हमारा पुराना संगठन है जी, ये हम जब से राजनीति कर रहे हैं इस 5 प्रखंड में हमारा पार्टी है, नेता है, कार्यकर्ता है, भले ही छोटे दल के लोग हों जी, और तमाम क्षेत्रों में हमारे लोग काम करते हैं और डे टू डे काम करते हैं। ये जो दूसरे पार्टी के उम्मीदवार या कोई उम्मीदवार खड़ा होना चाह रहे हैं उसको तो हमको लगता है लोकेशन भी मालूम नहीं है कि तारापुर कहाँ शुरू होता है और कहाँ जाकर अंत होता है, उसको तो यह भी पता नहीं है कितने लोगों को वो चिनते हैं। हमको लगता है कि हमारे राजनीतिक जीवन में हमने 13,000 आदमी को
पहचाना है, उससे हमारा रिश्ता है, उससे हमारा जान पहचान है, वो हमारे कार्यक्रम में शामिल होते हैं। तो मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूँ, हमारी पहली प्राथमिकता होगी तारापुर विधानसभा के लिए सिंचाई की व्यवस्था करना। आज इस क्षेत्र में खड़गपुर झील, हालमना डैम और कुछ छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन उसका कोई व्यवस्था नहीं है, उसको ये लोग बर्बाद करके रख दिया है। सिर्फ नहर खनवाने के नाम पर 35 करोड़ रुपया लोग ले लेते हैं, उसका मरम्मत नहीं करते हैं। हमारा पहला काम होगा सिंचाई पर ध्यान देना, और दूसरा काम होगा प्रशासनिक भ्रष्टाचार को रोकना। आज थाना में जाइए, ब्लॉक में जाइए, आपको बिना पैसा ले कोई काम नहीं होगा। हम अगर शाम में जीतेंगे तो भोरे आदेश जारी करेंगे कि घूस लेना बंद करो। हम देखेंगे कौन दरोगा माइकालाल जनता से कहता है पहले पैसा दो, तब काम करेंगे। आज आप मोटरसाइकिल पर चलते हैं, पति पत्नी बैठे हैं, बीमारी बैठा है, दरोगा हाथ देता है, कहता है कागज दिखाओ, सब कागज पूरा रहता है, तब भी कहता है हेलमेट टेढ़ा पहने थे, 200 रुपया दीजिए, नहीं तो गाड़ी जमा करिए। इसको हम रात में खत्म कर देंगे। बोरे की क्या बात है। हम देखेंगे कि कौन आदमी इस तरह से आम पब्लिक को परेशान कर रहा है। आज दारू की बात लीजिए आप, कहता है दारू बंद है, यही पूरा दारू बिक रहा है, यही दारू कौन बेचता है? यही सत्ताधारी के दलाल लोग प्रशासन से मिलकर दारू बेचते हैं। आम गरीब को पकड़ते हैं तो जेल भेजते हैं। यही दरोगा दारू पीता है तो उसको कौन पकड़ता है? एमएलए पीता है तो उसको कौन पकड़ता है? इसको हम पकड़ेंगे। अगर आपने हमको सहयोग किया, हम तारापुर के विधायक बनेंगे तो रात दिन इस काम को करेंगे। निश्चित रूप से इस काम को करके, आज आप जाते हैं अस्पताल में, डॉक्टर बोलता है मोबाइल लाइए, अरे जिसके पास मोबाइल नहीं है वो कहाँ से लाएगा मोबाइल? तो इसको हम ये सही ठीक कर बात। देंगे, और ठीक करके आम जनता को राहत देंगे। हर प्रखंड में एक विधायक क्लब का स्थापना करेंगे, जहां सप्ताह में 2 दिन 4 दिन विधायक जाकर के बैठेंगे और वहां के आम लोगों को जो दिक्कत है उसको दूर करेंगे। किसी को ठेकेदारी प्रथा नहीं चलने देंगे, और जो हमारा पास फंड आएगा उसको कमेटी बना करके हम समाज का विकास करेंगे। हम युवा नौजवानों को कहेंगे कि गांव गांव में कमेटी बना करके विधायक फंड से गांव का विकास करिए, कमीशन खोरी बंद करिए। न हम खुद कमीशन लेंगे और न किसी को कमीशन लेने देंगे, तब समाज का विकास होगा। हमारे दिमाग में तो यही मैप है। आगे आप पूछिए। मैं जब यहाँ कदम रखा तो आप चेयर पर बैठे हुए थे, बहुत सारा भीड़ था। ऐसा भीड़ रोज बना हुआ रहता है या आज ही बना हुआ था? ये भीड़ यहाँ प्रतिदिन लगता है। जी, जिस किसी को भी कोई दिक्कत होता है वो यहाँ आते हैं, जी, क्योंकि जी, और जाएंगे कहाँ? किसी पार्टी का तो कोई दफ्तर नहीं है, जी, कोई जी, सुनने के लिए बैठा नहीं है। जी। ये परंपरा हमारा आज से नहीं है, बहुत दिन से यह परंपरा है, और हम लोग जनता के दुख सुख में शामिल होते हैं और उसको मदद करते हैं। अभी कुछ दिन सुखदेव जी, अभी कुछ दिन पहले न्यूज में आया हुआ था कि खड़गपुर में डिलीवरी पेशेंट लगातार 2 दिनों में 2 लेडीज डेथ कर गई थी, यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल का करदानी के वजह से। इस विषय पर कुछ कहना चाहेंगे? हमारा इसमें कहना है कि खड़गपुर का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है जी, ये चरमराया हुआ है। जी, सरकारी अस्पताल नाम का है, जी, कोई उसको देखते सुनते नहीं है, और कई एक प्राइवेट अस्पताल खुल गया है, हाँ, और मौत का कारण में हमको लगता है कि प्राइवेट अस्पताल का भागीदारी ज्यादा है। जी, पैसा के लोभ में पेशेंट को फुसला के ले जाते हैं, और हालत जब बिगड़ता है जी, तो उसके साथ इस तरह की बात होती है। और शिक्षा व्यवस्था, ये स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए हमारा समझ है कि जो लोग अभी बिहार के गद्दी पर बैठे हैं, एक तो है सम्राट चौधरी, अपने जी, को उप मुख्यमंत्री कहते हैं, तो उनको चाहिए कि मेडिकल कॉलेज यहाँ खोलने का, ताकि पढ़े भी और इलाज भी करें उसका। लेकिन इन लोग को इससे कोई मतलब नहीं है। अभी देखिए ना, कुछ दिन पहले यहाँ लालू यादव के राज में जयप्रकाश यादव ने हम्म, एक रेलवे लाइन का नापी कराया, वो खड़गपुर दे करके, खुट्टा उट्टा गिर गया, हाँ, कहा बहुत जल्दी काम होगा। आज तक काम शुरू नहीं हुआ, और यह काम शुरू नहीं हुआ, और एक दूसरा नारा यहाँ शुरू हो गया है हाँ, कि असरगंज दे करके रेलवे लाइन हाँ, देवघर ये जाएगी। कल परसों के न्यूज में आया हाँ, हुआ है। तो हमको लगता है लोग को करना कुछ नहीं है, जी, सिर्फ कुछ ना कुछ बात कहना, जी, और बात करके लोग को गुमराह करना और उससे वोट लेना। अगर हमको आपने वोट दिया ना, इन तमाम चीजों को लड़के हम ठीक कर देंगे। हम देखेंगे कि कौन इस तरह का जाति हमारे क्षेत्र में करता है। निश्चित रूप से हम आशा करते हैं कि आप मुझे सहयोग करें। तारापुर खड़गपुर में बहुत सारे टूरिस्ट पैलेस भी हैं, लेकिन जैसा का तैसा पड़ा हुआ है। जैसे हमारा हो गया झील, भीम बांध, ये सब पूरा
ऐसे ही बर्बाद हो रहा है। ये सारा चीज प्रशासनिक कमजोरी है। जी यह उग्रवाद जब इस इलाका में आया जी तो टूरिस्ट प्लेस खत्म हो गया, लोग डर से वहां नहीं जाते हैं। और हमको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर का भी सवाल है और उसको व्यवस्थित करने का भी सवाल है। हमारा खड़गपुर ऐतिहासिक झील, इसका कोई विकास नहीं हो रहा है। और ये नीतीश कुमार के गांव में, नालंदा में कई एक नकली टूरिस्ट स्टेशन बन रहे हैं। जी हमारा कहना है ये प्रशासनिक गड़बड़ी है और खड़गपुर को दूसरे से देखा जा रहा है। ये खड़गपुर वही है जहाँ से श्री बाबू चुनाव लड़े थे और पहला मुख्यमंत्री बने थे। जी लेकिन ये लोग आज खड़गपुर को बर्बाद कर देना चाहते हैं, कर दिया गया है। कोई विकास का काम नहीं होता है, प्रशासनिक गुंडागर्दी है। ये इसको तमाम चीजों को अगर हक हाथ में आता है तो इसको हम दूर करने का काम करेंगे। अगर आप तारापुर विधानसभा के विधायक चुन के जाते हैं तो क्या खड़गपुर के और तारापुर के लोगों को सौगात देंगे मेडिकल कॉलेजों का? क्योंकि यहाँ पर अक्सर क्या होता है ना कि पेशेंट यहाँ पर से ज्यादातर रेफर कर दिए जाते हैं, वो भागलपुर पटना कहीं भी जाते हैं, बीच रास्ते में दम तोड़ देते हैं। इसके लिए हमारा पहला प्रयास होगा जी कि इस दोनों के बीच में, जी खड़गपुर तारापुर के बीच में जी एक मेडिकल कॉलेज बने जी और मेडिकल कॉलेज बनने से मरीजों के जान का रक्षा होगा ही, जी साथ ही साथ यहाँ रोजी रोजगार, लड़का लोग रहेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे और समाज में बहुत बड़ी बात होगी। इसको हम फर्स्ट प्राथमिकता में जगह दूंगा और इसके लिए जो करना होगा हम करेंगे। पार्टी के अंदर में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपकी भूमिका क्या है? इस बात से हमारा ताल्लुक है कि हम बिहार राज्य कोर कमेटी के सदस्य हैं, जी लेकिन जैसे और पार्टियों में देखता हूँ जी हमको लगता है इसमें भी कुछ इसी तरह का कमी बेसी है। लेकिन मुझे विश्वास है प्रशांत जी पर, जी उनका जो विचार है, उनका जो चलने का ढंग है, पार्टी चलने का तरीका है, उसमें हमको लगता है कि डिसीजन मेकिंग सही है जी और ये निश्चित रूप में बिहार को न्याय देगा। ये हम बहुजन समाज पार्टी के इतिहास से जुड़े थे, जी तो जब लखनऊ में काशीराम जी ने एक पार्टी बनाया था बहुजन समाज पार्टी, तो उनसे पत्रकार पूछे थे जी कि जब इतना पार्टी बिहार में मौजूद है, भारत में मौजूद है, यूपी में मौजूद है, तो आपको अलग से पार्टी बनाने का क्या जरूरत हुआ? तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक जवाब दिया था कि जितना पार्टी है उसमें देखिएगा डिसीजन मेकिंग में कुछ परिवार के लोग ही हैं, जी आम जनता से उसको कोई मतलब नहीं नहीं है। जी लेकिन हमको लगता है यहाँ प्रशांत जी व्यक्तिगत इस रूप से संगठन को बचाना चाहते हैं, उनका खुद इंटरेस्ट है कि जी डिसीजन मेकिंग जनता के हाथ में जाए, जनता के विचार से पार्टी चले, जनता के विचार से समाज बदले और अच्छी सरकार जनता के राय से काम करे। जी ये पार्टी आपको टिकट दे रही है तारापुर विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए, ठीक है, दे देती है, तो आप चुनाव का खर्च और फंडिंग कैसे मैनेज करते हैं? अभी तक जो चुनाव हम लड़े हैं, जी हमको जनता पैसा देके चुनाव लड़ाई है। हमारे जितने कार्यकर्ता हैं वो तन धन लगा के हमको मदद करते हैं, हमारे साथी संगत भी मदद करते हैं और हमारा बहुत ज्यादा पैसा खर्चा नहीं होता है, क्योंकि हमारा जनता खुद सिपाही है और सभी बूथ पर हमारे लोग हैं जो अपना खा करके बूथ की रखवाली करते हैं, हमको वोट दिलाते हैं। और मेरे लिए पैसा कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है, क्योंकि हमारे इतने समर्थक हैं, वो सारे लोग जन सहयोग से ही हमको इसको पूरा करते हैं। बिहार में जातिगत राजनीतिक में आपकी क्या राय है? हमारी राय है कि जब तक ये जाति पाति राजनीति पार्टी करते रहेगी तब जी तक बिहार का विकास नहीं होगा। जी विकास में अगर कोई एक लाइन बाधक शब्द है तो है जाति पाति। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि स्कूल बनता है, जी क्या एक जाति के लोग उसमें पढ़ने जाते हैं? नहीं सड़क बनता है, क्या एक आदमी के लोग उस पर चलते हैं? यानी ये सामूहिक काम है, सामाजिक काम है, बदलाव का काम है। और अगर हमारा बस चले तो इसको हम एक दिन में जात पात को तोड़ के हम डलिया में उठा के रख दें, ताकि बिहार में कोई जात पात का नाम ही नहीं ले। ठीक है, आपका तरीका बहुत सोच बहुत अच्छा है। जनता से सीधा संवाद करने का जो तरीका है क्या हो सकता है आपके लिए? हमारा वही तो मूल पूंजी है, जी जनता से संवाद, जी जनता से मेल, जी जनता को जानना और पहचानना। हम्म, आज हमारा कार्यालय है खड़गपुर में, ये जी 4 जिला का कार्यालय है। जी जी यहाँ का एक एक पैसा खर्च जनता चंदा करके देती है।
जी आज मैं गाड़ी से चलता हूँ बेलोरो से, उसका भी खरीद और बिक्री और जनता के चंदा से हुआ, और आज भी चलता है जनता के चंदा से। यानी मेरे कहने का मतलब है कि आर्थिक समस्या हमारा जनता है, वही उसका निदान करते हैं। चुनाव हो चाहे कोई काम हो, जनता उसमें सक्रिय रहती है और हमको उस पर विश्वास है निश्चित रूप से। तारापुर में विधानसभा क्षेत्र में बिजली, पानी और रोड की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उसको उस समस्याओं में आपकी प्राथमिकता क्या है? हमारा समझ है कि तारापुर में रोड, बिजली, पानी की जो समस्या है, प्रशासनिक लापरवाही के चलते आज पीएचडी यहाँ एक काम करता है, जी और ये पीएचडी क्या करता है, पैसा लेकर के किसी के यहाँ चापाकल काट देता है, किसी को उखाड़ लेता है। जी अगर हमारा बात सुना जाएगा, अभी खीरी गांव में एक झंझट चल रहा है, वो पीएचडी का ही ये बनाने का, पानी पीने वाला ही बनाने का एक जगह खान दिया गया, फिर उसको उठा के दूसरी जगह दिया गया। आप देख लीजिए, भुना पंचायत में तिलकारी एक गांव है, वहां एक आदमी के जमीन पर बोरिंग कर दिया गया। जब उसको पता चला कि सुखदेव यादव का आदमी है, तो उसका बोरिंग उखाड़ने का प्रयास कर रहा है प्रशासन, उसको हमने रोक लगाया है। यानी मेरे कहने का मतलब है, ये तमाम चीज प्रशासन से जुड़ी हुई है। अगर विधायक ठीक हो जाए तो हमको लगता है ये सारा ठीक, रातों रात ठीक हो जाएगा, और हम तो ठीक करेंगे ही निश्चित रूप से इसको। हम वचन देते हैं आपको कि रात दिन रहकर भी ये तमाम समस्या के, जनता के दुख तकलीफ को, उसकी आवश्यकताओं को हम पूरा करेंगे, और पूरा करके उसको अमन चैन देंगे। अंत में अगर आपको जनता चुनती है तो अगले 5 सालों में कौन-कौन से बड़े-बड़े बदलाव लाना चाहेंगे आप? सबसे पहला बदलाव, हम प्रशासनिक गुंडागर्दी को बंद करेंगे, ये तो हम जी भोरे से बंद करेंगे। जी जनता का जो भी दिक्कत है उसको लेकर के हम सक्रिय रहेंगे। अभी तो आश्चर्य होता है, ये खाद कहता है सरकार देती है, जब किसान जाते हैं खाद मांगने के लिए, मांगते हैं यूरिया तो कहता है डीएपी लीजिएगा, और जब मांगते हैं डीएपी तब कहते हैं यूरिया लेते लीजिएगा। यह है कुव्यवस्था का आलम, इसको हम ठीक करेंगे। गोदाम में खाद भरा रहता है, किसान रोड पर दौड़ते हैं, लेकिन कोई नहीं देता है उसको। ये दलाल लोग, आगे पीछे करने वाले लोग उसको ब्लैक में बेचते हैं। इसको हम रातों रात बंद करेंगे, दिन क्या, उसको हम बंद करके, और निश्चित रूप से एक अच्छा तारापुर, एक बढ़िया विचार वाला तारापुर, विकसित तारापुर, नौजवानों के विकसित चेहरे को विकास करते हुए एक नया समाज बनाने का काम करेंगे। हमारा तो यही प्रण है। सुखदेव यादव जी, आपने हमारे साथ इतने सारे मुद्दों पर खुलकर बातचीत की, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपके विचार न सिर्फ तारापुर की जनता के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए मार्गदर्शक हो सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पॉडकास्ट जनता तक सही संदेश पहुंचाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।